हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल नीट में लगभग इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यानी कि 8 से लेके 12 नंबर तक आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इस वीडियो में आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो एनसीईआरटी में होगा और इसमें हमने मिस कर दिया। इसमें हमने पूरी चीज़ें कवर करी है और एनसीईआरटी के बाहर एक भी पॉइंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब पहले समझ लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है वेल बीइंग इन ऑल 4 एस्पेक्ट्स, यानी कि पहला है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। जब आप चारों चीज़ों में हेल्दी होंगे तभी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थी माना जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया वॉज द अमंग द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट द प्रोग्राम्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एट नेशनल लेवल। यानी कि इंडिया पहली कंट्री थी जिसने प्रोग्राम्स लॉन्च किए नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, जिसका एग्जांपल था फैमिली प्लानिंग। इसे इसे लॉन्च किया गया 1951 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुका है। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव प्रोग्राम लॉन्च किए गए जो वाइडर एरिया को कवर कर रहा था रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। उसका नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी RCH। इसका मेन मोटिव था कि अवेयरनेस को स्प्रेड करना। अब आती है बारी एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि मदर के वॉर्म के अंदर जो भी फीटस होता है या एम्ब्रायो होता है, उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। फिर उसका लैब स्टडी होती है उसके ऊपर, और उससे क्या होता है कि जो भी एम्ब्रायो है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है वर्म के अंदर ही। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो भी उसके अंदर है, जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, उसका भी डिटेक्शन हो जाता है। और फीटल इन्फेक्शन जो भी है उस सब का डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में ही हो जाता है और वहीं पे उसे इलाज हो जाता है, तो वहीं पे आगे फ्यूचर में बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये इंडिया में बैन कर दिया गया क्योंकि इससे फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा था। आप तो जानते हैं इंडिया में कैसे लोग रहते हैं। ये मेल डोमिनेटेड कंट्री था पहले, अभी भी कुछ हद तक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें लोग करते थे कि पहले जो भी मदर के अंदर उसका सेक्स डिटरमाइन कर लेते थे, अगर वो फीमेल होती थी तो वहीं पे उसे मार देते थे, उसे जन्म होने का मौका तक नहीं देते थे। इसलिए ये इंडिया में बैन कर दिया गया। अब इम्पोर्टेंट डेटा है पॉपुलेशन के रिलेटेड, उसे देख लेते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की, वो 2 बिलियन थी। यानी कि 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन ईयर 1900 में। यानी कि 1900 में 2 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जो कि बढ़कर हो गई 6 बिलियन इन ईयर 2000 में। यानी कि 2000 में 6 बिलियन हो गए और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। यानी कि इतनी ज़्यादा ड्रेस्टिक ग्रोथ हुई पॉपुलेशन में। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। यानी लगभग 1947 के आसपास 350 मिलियन थी, जो कि जंप करके पहुंच गई बिलियन तक 2000 में। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 53 ईयर्स में वो बिलियन तक पहुंच गई। इतना ज़्यादा ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की। और 1.2 बिलियन हो गए 2011 में। सिर्फ देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 2011 में ही 11 साल में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इसका मेन रीज़न जो था वो था कि इतनी ज़्यादा कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो वो थे कि डेथ रेट में कमी हुई और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी कमी हुई। क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जैसे मदर्स का डिलीवरी के टाइम जो डेथ हो जाती है उसमें कमी है, उन्हें बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिली और उन्हें इलाज अच्छा मिला, इसलिए उसमें कमी आई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी है, यानी कि जो बच्चे पैदा होते थे वो मर जाते थे कई बार कई बीमारियों से या कोई एबनॉर्मेलिटी से, उसमें भी कमी आई। और जो नंबर ऑफ पीपल थे रिप्रोड्यूसिबल एज में, उससे वो इंक्रीज हुआ। इस वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी। अब जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए इसे टैकल करने के लिए। तो पहला था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंट्रोड्यूस किया गया, और दूसरा था इंक्रीज मैरिजेबल एज। जो भी लड़के लड़कियों की मैरिजेबल एज थी उसे बढ़ाया गया। मेल में बढ़ाकर 21 साल करी गई और फीमेल में 18 साल करी गई। अब इसमें देख लेते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं जो यहाँ पे लॉन्च हुआ था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स उसका वो क्या है, वो दो तरह के होते हैं। पहला है नेचुरल मेथड्स, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स भी 3 तरह के होते हैं, पेरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसमें बारी बारी से देख लेते हैं क्या होता है। पेरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है कि अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि 10 से लेकर 17वें दिन तक जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उसमें क्वाइटस अवॉइड करा जाता है, क्योंकि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ओवा रिलीज होता है। और अगर उससे 2-3 दिन पहले लेके चलते हैं और उससे 2-3 दिन बाद तक, ताकि वहाँ पे अगर स्पर्म ओवा को मिले ही ना और फर्टिलाइजेशन ना हो।
दूसरा है क्वाइट विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होता है कि पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि स्पर्म के निकलने से पहले ही पेनिस को वेजाइना से विड्रॉल कर लिया जाता है। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनेरिया। इसमें क्या है कि ओवुलेशन डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, यानी कि जब मदर की डिलीवरी होती है बेबी की, उस टाइम पे मदर इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड उसका चल रहा होता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है बेबी को। इस वजह से वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती यानी कि ओवुलेशन नहीं हुआ होगा, तो वहाँ अगर स्पर्म पहुँच भी जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नेचुरल मेथड्स का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, लेकिन इसका चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं। बाकी सभी मेथड से इसके चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होते हैं। अब आर्टिफिशियल मेथड्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स में भी कई तरीके के आते हैं, जैसे पहला बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूडीज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल मेथड्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशंस। बारी बारी से सबको जानते हैं क्या होता है। बैरियर मेथड्स दो तरह के होते हैं, पहला है कॉन्डम्स और दूसरा है डायफ्राम्स। ये कॉन्डम्स क्या होते हैं कि अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, और ये थिन रबर या लैटेक्स शीट का बना होता है, और ये डिस्पोजेबल है, सेल्फ यूज्ड है और प्रोवाइड प्राइवेसी। डायफ्राम्स क्या होते हैं, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स जो होते हैं वो डायफ्राम्स में आते हैं। वो सिर्फ फीमेल के लिए बना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फीमेल के लिए बना होता है और ये रीयूजेबल होता है। यहाँ पे कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होते, लेकिन ये डायफ्राम्स रीयूजेबल होता है। ये क्या करता है कि स्पर्म के एंट्री को ही ब्लॉक कर देता है सर्विक्स के अंदर ही। आयोडीज देखते हैं। आयोडीज तीन तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड क्या होता है कि इससे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म को ही खा जाता है एक तरह से। इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है कि सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म के मूवमेंट को ही सप्रेस कर देता है। अब यहाँ पे कॉपर से नाम से देख लीजिए, कॉपर रिलीजिंग है तो इसका एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड होगा, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ये इसके एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग के। हार्मोन रिलीजिंग में क्या आता है कि ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो इम्प्लांट नहीं हो पाता है जाइगोट, इस वजह से वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेजेड और LNG-20। अब इसमें क्या है, आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल जो है वो है आईयूडीज, और ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया भी यही है। अब ओरल पिल्स देख लेते हैं। ओरल पिल्स में क्या होता है कि ये प्रोजेस्ट्रोजन या सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तरह से पिल्स हैं यानी दवाएं हैं। तो इस ये इन द यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, और इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि ओवुलेशन को भी इनहिबिट करती है, इम्प्लांटेशन को भी करती है, और एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी भी क्वालिटी को भी अल्टर कर देती है ताकि स्पर्म वहाँ पे पहुँच ना सके। ये तो म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही ना सके। और ये डेली बेसिस पर लिया जाता है 21 डेज तक, और जैसे कि 5वें दिन से 26वें दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उसमें डेली बेसिस पर लेते हैं, और 7 दिन का गैप बीच में रखते हैं, जब भी मेंसेस होते हैं उसमें 7 दिन का गैप रखा जाता है। अब पिल्स में ही आता है सहेली, एक नाम है। सहेली क्या है कि ये वंस अ वीक पिल है, और ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये चीज़ नीट में आ चुकी है। और ये डेवलप करी गई थी CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा ये बनाई गई थी। एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें, ये देख लीजिए, यूज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन पिल्स या आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ये हेल्पफुल होता है इमरजेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस और रेप, यानी कि रेप केसेस में या अनप्रोटेक्टेड सेक्स में अगर आप इस प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या कोई भी आईयूडीज ले लेते हैं तो 72 आवर्स के अंदर, तो वो हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी ना होने डिले में, या प्रेगनेंसी ना प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब बारी आती है सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दो चीज़ आते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसे बांध दिया जाता है। जब इसमें फैलोपियन ट्यूब का पार्ट को ही काट देते हैं तो वहाँ से ओवम अगर ओवरी से रिलीज होता है तो वो यूट्रस तक पहुँचता ही नहीं है। जब पहुँचता ही नहीं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस रिमूव कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है फिर। तो इसमें क्या है, स्पर्म मेल की बॉडी से रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगी। और ये हाईली इफेक्टिव मेथड्स हैं, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बेकार क्या, एक तरह से ना के बराबर है। अब इसका लास्ट जो है
आर्टिफिशियल मैथड्स का वो है इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन एलोन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये अंडर द स्किन इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर टू पिल्स है और इसका इफेक्टिव पीरियड पिल्स से भी लॉन्गर है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका इफेक्टिव पीरियड है। अब यहाँ पे हमारे जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो खत्म हो गए। अब बारी आती है एमटीपी की। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जानबूझकर प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करना। ये इंडिया में लीगलाइज कर दी गई थी 1971 में अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ये सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक यानी 3 महीने तक ये सेफ होती है। फिर उसके बाद 4, 5, 6 ये 3 महीने रिस्की हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के। और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7, 8, 9 महीने में अगर इसको आप करते हो तो मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकता है, उससे माँ की जान भी जा सकती है। अब बारी आती है एसटीडीज़ की। एसटीडी क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं और इसे ही वेंडल डिजीजेस भी बोलते हैं। इसमें जो बीमारियां हैं वो हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पेस, एचआईवी, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। इन सब में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है एचआईवी। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हर्पेस नॉन क्यूरेबल है, यानी कि ट्रिपल एच जो है वो नॉन क्यूरेबल है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट विथ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड गेट ट्रीटेड। आप समझ तो गए ही होंगे। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी तो आप जानते होंगे, अब इसे सही करने के कुछ तरीके दिए हुए हैं, वो हम आपको बताते हैं, जिसे नाम दिया गया एआरटी। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, यानी कि इसमें टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं या लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब इसमें आता है जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जाइगोट को फर्टिलाइजेशन उसमें टेस्ट ट्यूब में होता है, फिर जाइगोट की ग्रोथ होती है 8 ब्लास्टोमर्स तक, फिर उससे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब इस वजह से इसका नाम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर पड़ा। दूसरा इसमें है आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जाइगोट की जो ग्रोथ होती है वो 8 ब्लास्टोमर्स के आगे तक ग्रोथ कराई जाती है। यहाँ पे क्या था कि 8 ब्लास्टोमर्स तक ही ग्रोथ करा के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर 8 ब्लास्टोमर्स के बाद तक ग्रोथ होके उसको फेलोपियन ट्यूब की जगह यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तीसरा इसमें है आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ये स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता था ओवम के अंदर। लेबोरेटरी में इन स्पर्म जो है डायरेक्टली मदर का जो ओवम होता था उसके अंदर ही स्पर्म इंजेक्ट कर देते थे। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी यानी मदर के बॉडी के अंदर ही इन फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी दो तरह के होते हैं, जिफ्ट और एआई। जिफ्ट में क्या है कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें गैमीट का ट्रांसफर होता है, यहाँ ना जाइगोट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है। ओवम लिया जाता है किसी हेल्दी डोनर से, उसे फेलोपियन ट्यूब ऑफ एबनॉर्मल फीमेल जो भी माँ बनना चाह रही है उसके फेलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है ओवम। फिर वहाँ पे उसे स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एआई में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसका नाम है। इसमें होता है कि जब मेल अनेबल टू इंसेमिनेट, जब मेल इंसेमिनेट नहीं कर सकता तब सेमेन लिया जाता है हस्बैंड से या किसी हेल्दी डोनर से, फिर उसे डायरेक्टली वेजाइना या यूट्रस के फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमारे ये चैप्टर खत्म होता है बहुत ही आसानी से। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।